स्वागत है राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का। और प्लेटो की लेक्चर सीरीज में अब हम आपके सामने लेके आए हैं प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। तो बहुत ही क्विकली हम साम्यवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वह आदर्श राज्य में न्याय को व्यवहारिक रूप से स्थापित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्लेटो इसको देखते हैं। तो इस सिद्धांत को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि इस सिद्धांत को प्लेटो ने किस अर्थ में लिया। और प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय को स्थापित करने के लिए दो प्रकार के साधन अपनाने के लिए कहते हैं। पहला साधन है सकारात्मक, जिसमें कि कुछ पॉजिटिव किया जाएगा, यानी शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो शिक्षा का साधन है उसके द्वारा जो समाज के संरक्षक वर्ग हैं उनमें उनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको पढ़ाई करवाई जाएगी और उस शिक्षा दीक्षा की एक लंबी प्रक्रिया से उनके अंदर के जो सद्गुण है उनका विकास किया जाएगा, उनके अंदर निस्वार्थ भावना का सृजन किया जाएगा। तो न्याय के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से अपनाने का सकारात्मक साधन शिक्षा है, नकारात्मक साधन साम्यवाद है। क्योंकि हम इस लेक्चर में साम्यवाद को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आगे अब हम साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटो जो न्याय की स्थापना के नकारात्मक साधन को बताते हैं वह साम्यवाद है। तो साम्यवाद में इससे प्लेटो का क्या अर्थ है? साम्यवाद से प्लेटो का अर्थ है कि संरक्षक वर्ग का अपने कर्तव्य पालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि हर किसी को अपने कर्तव्य पालन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। प्लेटो के भी न्याय ये जो आदर्श राज्य है उसमें संरक्षक वर्ग को अपने कर्तव्य पालन में जो बाधाएं आएगी, और बाधाएं किस चीज को प्राप्त करने में आएगी? सद्गुणों को प्राप्त करने में बाधा आएगी, कर्तव्य पालन करने में बाधा आएगी। बाधाओं को दूर करने के लिए या इन बाधाओं को हटाने के लिए कुछ अवांछित तत्वों को निकालने के लिए प्लेटो कहते हैं। तो इन तत्वों को निकाल देने से जो न्याय की स्थापना में संरक्षक वर्ग को आसानी होगी। तो ये बाधाएं कौन कौन सी है? अगला सवाल ये है। तो प्लेटो दो प्रकार की बाधाओं की पहचान करता है, पहला है संपत्ति और दूसरा है परिवार। ये दो प्रकार की बाधाएं संरक्षक वर्ग के सामने आती है। आगे प्लेटो साम्यवाद के उद्देश्य समझाते हुए कहते हैं कि साम्यवाद के तीन उद्देश्य हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए मनोवैज्ञानिक कारण में शासक और संरक्षक वर्ग है उन्हें बिना स्वार्थ और पक्षपात के बुद्धिमत्ता के साथ काम करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि वे संपत्ति और परिवार के आकर्षण से मुक्त रहें। इन प्रलोभनों से उन्हें जब तक मुक्त नहीं रखा जाएगा वे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए साम्यवाद का उद्देश्य ये है कि मनोवैज्ञानिक रूप से संरक्षक वर्ग को थोड़ा मुक्त रखा जाए। उसके बाद है व्यवहारिक और राजनीतिक कारण। देखिए राजनीतिक कार्य कुशलता के लिए जरूरी है कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एक ही वर्ग के हाथ में ना हो। इसके लिए साम्यवाद की व्यवस्था से प्लेटो आर्थिक शक्ति को राजनीतिज्ञों से अलग कर देते हैं और सारे आर्थिक जो अधिकार है वह उत्पादक वर्ग को सौंप देते हैं। तो तीसरा जो उद्देश्य है प्लेटो समझाते हैं कि दार्शनिक उद्देश्य है। दार्शनिक आधार यह है कि प्रत्येक कार्य अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा अच्छे से किया जाता है, जो कि कार्य विभाजन के सिद्धांत हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत में पढ़ा था वही है। तो जब अच्छे से विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को जो कार्य सौंपा जाएगा तो वे अपने सद्गुणों के अनुकूल उस कार्य को करेंगे, और यह उसके पीछे का दर्शन है। तो साम्यवाद की तीन प्रमुख उद्देश्य प्लेटो ने पहचाने हैं। फिर है साम्यवाद के प्रकार। देखिए साम्यवाद के प्रकार भी प्लेटो ने दो बाधाएं जो बताई थी वो ही साम्यवाद के प्रकार हैं। यानी पहला है संपत्ति और दूसरा है परिवार। ये दोनों बाधाएं हैं, इन दोनों बाधाओं को दूर करना ही प्लेटो की नजर में साम्यवाद है। यानी इन दोनों के लिए ही प्लेटो एक ऐसी समानता स्थापित कर देते हैं जिससे कि संरक्षक वर्ग अपना कार्य आसानी से कर सके, कर्तव्य पूरे कर सके और समाज में न्याय की स्थापना हो सके। तो इसमें हम साम्यवाद के प्रकार में देखते हैं। पहला है संपत्ति के साम्यवाद की प्लेटो बात करते हैं। देखिए प्लेटो कहते हैं कि संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का शासक और संरक्षक वर्ग के लिए कोई मूल्य नहीं है। संपत्ति जो है उसके जीवन में प्रवेश करके उसके बुद्धि और विवेक के गुणों को समाप्त कर देती है।
और जिसकी वजह से वे अपने विवेक के अनुसार अपने ज्ञान व अनुभव को समाज की भलाई के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। तो उससे क्या, संपत्ति से क्या बढ़ावा मिलता है? स्वार्थ को बढ़ावा मिलता है, और जिससे क्या होता है, संघर्ष होता है। तो प्लेटो इस संघर्ष की जड़ को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। प्लेटो अपने समाज के दो वर्ग, शासक और सैनिक, दोनों को ही कहते हैं कि ना तो आप कोई निजी संपत्ति रखेंगे, ना आप कोई गृह भूमि रखेंगे, और आप ना सोने चांदी तो कुछ भी सामान रखेंगे। इस तरीके से प्लेटो उनके बारे में कहता है कि संपत्ति के साम्यवाद में संरक्षक वर्ग के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। वह एक बहुत ही कॉमन बैरक, जैसे कि छोटे छोटे टेंट्स बने रहते हैं, उन बैरक में वो लोग रहेंगे, ना गोल्ड रखेंगे, कोई भी आभूषण वगैरह नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि अपनी जो डेली रूटीन की जो आवश्यकता है उसके लिए भी उनको बहुत ही नॉमिनल एक एनुअल सैलरी दी जाएगी, उनको वेतन दिया जाएगा, और उसका उपयोग भी वो संपत्ति बनाने के लिए नहीं करेंगे। यहाँ तक कि इस वर्ग का जो होगा, जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग होंगे, इनके भोजन का प्रबंध भी एक कॉमन भोजनालय में होगा, एक सामान्य भोजनालय होगा, जिसमें सब मिल के खाना खाएंगे, कोई अलग से राजा के लिए शाही इंतजाम नहीं किया जाएगा। तो यह था संपत्ति का साम्यवाद, मतलब राजा को हर तरीके से आर्थिक रूप से ऐसा बना दिया है कि वो इतना सिंपल रहेगा कि उसे किसी चीज का लालच ही नहीं होगा। तो उसका एक ही काम रहेगा, अपने बुद्धि और विवेक को वो जनता की भलाई के लिए यूज करे। ठीक है। तो प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति का साम्यवाद देके शासक वर्ग को आर्थिक प्रलोभनों से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि प्लेटो के इस प्रकार के साम्यवाद की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, पहली विशेषता है कि प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक है, वो एथिकल है। प्लेटो कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है खाली उसके लिए यह साम्यवाद है, यानी जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग। तो प्लेटो शुरू से ही यह चाहते थे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सामाजिक व्यक्तित्व का एक भाग समझे, और सामाजिक व्यक्तित्व में अपना जो स्थान है उसे ग्रहण करके अपनी आत्मा द्वारा निर्देशित गुणों को वह उस गुणों के सद्गुण को प्राप्त करने के लिए कार्य करता रहे, और इसी को प्लेटो न्याय कहते हैं। इसके व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए प्लेटो बोलते हैं कि ये जो संरक्षक वर्ग है, अगर ये भी अपनी आजीविका उपार्जन में, जैसे मतलब अगर ये भी अपने खाने कमाने में ही लगा रहेगा, तो आर्थिक जीवन बिताने के कारण उसके अंदर भी एक तृष्णा और भूख की भावना पैदा हो जाएगी। और तृष्णा और भूख किसमें होती है? वो उत्पादक वर्गों की सद्गुण होती है। तो उत्पादक वर्ग के गुण के अनुसार कभी भी शासक वर्ग को काम नहीं करना चाहिए। इसलिए प्लेटो ने इसे एक तरीके से नैतिकता से जोड़ दिया। यह आर्थिक तो है ही, लेकिन इसे नैतिकता से जोड़ दिया। दूसरा है सीमित साम्यवाद। यह केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, ये हमने भी आपको बताया कि यह समाज के ऐसे वर्गों के लिए है जो सैनिक है और प्रशासक वर्ग है। तो उनके लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि उन्हें चिंता से मुक्ति तभी मिलेगी जब उनके दिमाग में जब खाने की, कमाने की, आजीविका की, पैसों की टेंशन ही नहीं रहेगी। तो वे केवल और केवल अपनी जो उत्पादक वर्ग और अपने अपने जो कॉमन पीपल है उनके ही भलाई के बारे में वह सोचेंगे। तो प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग के लिए उत्पादकों द्वारा एक वार्षिक रूप से वेतन का भी प्रबंध किया, जिससे पता चलता है कि कितना सीमित तरीके से एक संरक्षक वर्ग को रहना है और कितना सन्यासी जीवन उसको जीना है। फिर है साम्यवाद त्याग का एक मार्ग है। ये जो साम्यवाद है, संपत्ति का साम्यवाद, ये एक तरीके से बारकर, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद त्याग का एक मार्ग है। यह मार्ग समाज के सर्वश्रेष्ठ लोगों के ऊपर डाला गया है। यह पूरे समाज के कल्याण के लिए है, लेकिन पूरे समाज पे लागू नहीं होता, यह केवल प्रशासक वर्ग पे ही लागू होता है। तो यह प्रशासक वर्ग का एक त्याग करने का साधन है। इसी के इस त्याग करने से ही प्रशासक वर्ग अपने दार्शनिक स्वरूप को प्राप्त करता है।
उसके बाद नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि साम्यवाद जो है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन है। प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों की पृथकता करना चाहते हैं। वे अ, उनका विश्वास है कि जब दोनों शक्तियों के एक ही हाथ में हो जाएगी तो उससे प्रशासन के भ्रष्ट होने की संभावना बन जाती है। तो प्रशासन को भ्रष्ट होने से रोकने के लिए प्लेटो ने यह योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि प्रशासक और शासक वर्गों के पास, सैनिकों के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जब संपत्ति नहीं होगी वह सार्वजनिक बैरक में रहेंगे, सार्वजनिक भोजन गृह में भोजन करेंगे, और उसका प्रबंध भी राज्य करेगा। उत्पादक वर्ग और अभिभावक वर्ग के लिए सालाना वेतन वो उसको देंगे। तो सभी का ऐसे जब अ, अच्छे से कर्तव्यों का विभाजन होगा, और राजा के लिए, जो दार्शनिक राजा है उसके लिए, और सैनिक वर्ग के लिए जब इस तरीके का बिल्कुल साधारण जीवन होगा, तो प्लेटो का मानना है कि वे केवल और केवल अभिभावक यानी संरक्षक, अपनी जनता के रक्षक की भूमिका में सदैव रहेंगे। फिर है ये तो हो गया संपत्ति के साम्यवाद की बात। यानी यदि आर्थिक रूप से यदि एक प्रशासक को मुक्त कर दिया जाए तो वह साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद हुआ। फिर है दूसरे प्रकार की बाधा, प्लेटो कहते हैं कि परिवार की बाधा आती है। एक व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर अपने परिवार की वजह से होता है। तो परिवार और पत्नी का जो साम्यवाद है, इसकी योजना भी प्लेटो ने प्रस्तुत की। प्लेटो कहते हैं कि जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग होंगे, उनको अपने लिए परिवार और अपनी पत्नी रखने की अनुमति नहीं होगी। संरक्षक वर्ग को परिवार और पत्नी के स्नेह के कारण कर्तव्य पालन में बाधाएं आ सकती हैं। तो इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए प्लेटो ने कहा कि एक ऐसी राज्य व्यवस्था होगी जिसमें सभी पत्नियां सार्वजनिक होंगी, और संरक्षक वर्ग के जो स्त्री पुरुष होंगे उनके विवाह अस्थाई होंगे। यहाँ पे स्थाई नहीं, अस्थाई आप मानिएगा, अस्थाई विवाह होंगे, और इन अस्थाई विवाह से पैदा होने वाली जो संतानें होंगी वह सब की सामान्य संतानें होंगी। यानी किसी को पता नहीं होगा कि कौन सा किसका किसकी संतान है। तो इसी क्रम में प्लेटो कहते हैं कि श्रेष्ठ किस्म के स्त्री पुरुषों को ही संतान उत्पत्ति करने की व्यवस्था राज्य में होनी चाहिए। तो इससे वे चाहते हैं कि प्रतिभावान स्त्री पुरुष से प्रतिभावान संतानें उत्पन्न हो, जो कि एक सशक्त राज्य का निर्माण कर सके। तो प्लेटो इस तरीके से वैवाहिक संबंध और परिवार और स्त्री के साम्यवाद की बात करते हैं। और इस साम्यवाद से प्लेटो को लगता है कि जो घर होता है या परिवार होता है या बच्चे होते हैं जिनकी वजह से संघर्ष और कलह होती है, तो वह सब चीजें, उन सब चीजों से प्रशासक को और सैनिक वर्ग को दूर रखने का एकमात्र यही साधन है कि इस चीज को साम्यवाद कर दिया जाए, यानी सार्वजनिक परिवार, सार्वजनिक पत्नियां और सार्वजनिक संतानें। तो प्लेटो ने यह योजना साम्यवाद की परिवार और स्त्री के रूप में भी प्रस्तुत की। उसके बाद प्लेटो का जो परिवार और पत्नी का साम्यवाद है उसकी कुछ विशेषताएं आपको लिखनी होगी आंसर में, तो आप वो देख लीजिए। पहली विशेषता है कि वैवाहिक संबंधों की स्थिरता और उस पर राज्य का नियंत्रण होगा। प्लेटो की जो है साम्यवाद की अवधारणा, जिसमें वह पत्नियों के साम्यवाद की बात कहते हैं, उसमें वैवाहिक संबंध पूर्णतया अस्थिर होंगे और राज्य के नियंत्रण में होंगे, और राज्य अपने नियंत्रण में केवल ऐसे संतान उत्पन्न करवाएंगे जो कि राज्य में पैदा होके अच्छे नागरिक और प्रतिभावान नागरिक बन सकें। तो प्लेटो यह मानते हैं कि यदि पति पत्नी स्थिरता रखेंगे और प्रेम संबंध बनाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं आकर्षण और इन सब चीजों से जो दार्शनिक राजा होगा और जो सैनिक होंगे वह कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। तो प्लेटो इस तरीके से कहते हैं कि वैवाहिक संबंध अस्थिर होने चाहिए और राज्य के पूरी तरीके से नियंत्रण में होने चाहिए। फिर कहते हैं कि पति पत्नी का जो संबंध है, दूसरी विशेषता है, वह सामाजिक भावना की उत्पत्ति है।
प्लेटो पारिवारिक संबंध को सामाजिक संबंध के विकास के लिए पूरी तरीके से बलिदान कर देते हैं। समाज के लिए वे निजी संबंध, निजी स्वार्थ, यहाँ तक कि माँ और बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण संबंध ममता को भी कुर्बान कर देते हैं। वे कहते हैं कि इसके स्थान पर सामाजिक हित, सामाजिक संबंध और मानव प्रेम को स्थापित कर देना चाहिए, ताकि पारिवारिक प्रेम जैसी छोटी नैतिकता का बलिदान किया जा सके। तो ये इस तरीके का जो प्लेटो का साम्यवाद था उसकी दूसरी विशेषता थी। फिर है कि प्लेटो अपने साम्यवाद में महिला और पुरुष की समानता की बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि औरत यदि पुरुष से किसी तरह भिन्न है तो वह केवल प्राकृतिक रूप से भिन्न है। अन्य क्षेत्रों में वे कमजोर तो पुरुष ही प्रतीत होते हैं, योग्यता में तो वे समान है। तो वे राज्य की आधी जनता को चार दीवारी में बंद रखना उचित नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि यदि प्रतिभाशाली महिला है तो उसे भी राजनीतिक कार्यों का दायित्व पूरी तरीके से निभाना चाहिए और उसे शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण ग्रहण करके चाहे तो वह दार्शनिक, शासक या सैनिक वर्ग में भी जा सकती है। फिर प्लेटो कहते हैं, चौथा पॉइंट इसका ये है विशेषताओं में, कि स्वस्थ नागरिकों की उत्पत्ति का लक्ष्य है। प्लेटो का जो राज्य है उसमें स्वस्थ नागरिक कैसे होंगे कि विवाह संबंध, प्लेटो कहते हैं कि नागरिकों के जो विवाह संबंध जो होंगे वह राज्य के नियंत्रण से ही स्थापित हो पाएंगे और बहुत जो स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट लोग होंगे उन्हीं को संतान उत्पत्ति करने के लिए राज्य कहेगा। तो इस तरीके से जो अभिभावक वर्ग होंगे और उनमें भी जो स्वस्थ होंगे वही संतान उत्पत्ति करेंगे और वही बच्चे स्वस्थ नागरिक बनके और राज्य में अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो प्लेटो जब विवाह को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखते हैं तो वे आबादी पर भी नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार केवल गुणवान, विवेकशील और बहादुर बच्चे ही पैदा होने चाहिए। तो इस तरीके से प्लेटो इसको भी पूरी तरीके से राज्य के नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना क्या है। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की बहुत सी आलोचना की गई और कहा गया कि आध्यात्मिक रोगों के लिए भौतिक उपचार है। प्लेटो के अपने शिष्य अरस्तु इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्लेटो ने आध्यात्मिक बुराइयों को रोकने के लिए कोई आध्यात्मिक उपचार नहीं ढूंढा बल्कि भौतिक साधन से उसका उपचार ढूंढ लिया। तो अरस्तु कहते हैं कि बुराई के वातावरण को दूर कर देने से बुराई दूर नहीं हो जाती। यदि एक दास को दासता की जंजीर से मुक्त कर दें तो वह आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन जाएगा, उसकी आत्मा में परिवर्तन करना आवश्यक है। तो इस तरीके से प्लेटो के जो ये सिद्धांत था साम्यवाद का सिद्धांत, इसका खुद उनके शिष्य अरस्तु ने भी आलोचना की। फिर दूसरा पॉइंट है परस्पर विरोधी तत्व। अरस्तु का कहना है कि एक तरफ प्लेटो संस्थाओं को मानव मन की उपज बताता है और दूसरी तरफ वह परिवार जैसी प्राचीन संस्था को मिटा देना चाहता है। जो व्यक्ति संस्थाओं को मन की उपज मानता है उसी का मन संस्थाओं के इस सत्य को इनकार करे तो यह एक विरोधाभासी सिद्धांत कहलाएगा। फिर प्लेटो के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो इतिहास को उलट देना चाहते हैं। प्लेटो के साम्यवाद के बारे में अरस्तु आलोचना करते हुए कहते हैं कि अपने इस दर्शन के माध्यम से प्लेटो एक आदिमकालीन प्राथमिक सभ्यता में लौट जाने की प्रेरणा देते हैं। वे रोगों की चिकित्सा के लिए चिकित्सक नहीं रखना चाहते बल्कि वे राज्य की सरलता पर जोर देते हैं। प्लेटो के साम्यवाद में सार्वजनिक हिस्सेदारी, बहुपत्नी, बहुपति आदि आदिम सभ्यता के लक्षण प्रतीत होते हैं और इससे अरस्तु बिल्कुल सहमत नहीं है। उनके सारे सिद्धांतों का आधार जो है वह तर्क है, लेकिन यह बिल्कुल भी तार्किक प्रतीत नहीं होता। इसकी अगली आलोचना है कि समाज का दो वर्गों में विभाजन। प्लेटो ने अपने समय के एथेंस राज्य के शोषक और शोषित दो वर्गों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य के जो दो वर्ग थे इन दोनों ने
आपस में उत्पादक वर्ग जिनके पास संपत्ति और पत्नियों पर व्यक्तिगत स्वामित्व था, और दूसरा वर्ग प्रशासक वर्ग था जिसके पास निजी संपत्ति थी। तो अभिभावक वर्ग अपनी आजीविका के लिए उत्पादक वर्ग की कृपा पर आश्रित होते हैं। तो इस तरीके से दो वर्गों का प्लेटो ने विभाजन किया, जो कि कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष को आगे जाके प्रेरणा देता है। फिर अगली आलोचना है कि प्लेटो का जो साम्यवाद का विचार है गलत तथ्यों पर आधारित है। अरस्तु स्वयं कहते हैं कि पत्नियों का साम्यवाद एक व्याभिचारी योजना लगती है। स्त्री और पुरुष में प्राकृतिक अंतर ही नहीं, बल्कि जो पत्नियां हैं वह स्वाभाविक रूप से परिवार का केंद्र होती है। बच्चों को माँ से जो स्नेह वात्सल्य स्वाभाविक रूप से मिलता है वह शिशु पालन गृह में नहीं मिल सकता। तो यह थोड़ा गलत प्रतीत होता है। फिर प्लेटो कहते हैं कि यह अव्यावहारिक एवं अस्पष्ट प्रतीत होता है। अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद को अव्यावहारिक और अनैतिक कहा। सेबाइन ने इसे अस्पष्ट कहा। बारकर कहते हैं कि इसे अर्ध साम्यवाद की संज्ञा देता हूँ, जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह से गलत है। फिर इसकी अगली आलोचना है कि समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान। प्रोफेसर बारकर कहते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की अत्यंत एकरूपता के कारण बंधुत्व का बलिदान हो जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति को राज्य में बलिदान कर देते हैं और व्यक्ति की समानता की भावना का दक्षता में बलिदान हो जाता है। बारकर कहते हैं प्लेटो ने पहली गलती तो यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना विशाल बना दिया, वहां उसका कोई आधार निश्चित नहीं। और दूसरी गलती उन्होंने यह है कि जिस समाज के निर्माण के लिए वह व्यक्ति को सब कुछ और व्यक्ति को बहुत प्रशिक्षण देने के पक्षधर है, उसी समाज के लिए वह व्यक्ति का पूरी तरीके से बलिदान कर देते हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को के महत्व को पूर्णतया नकार नहीं सकते हैं। प्लेटो का जो साम्यवाद है वह शिक्षा के द्वारा स्थापित निस्वार्थ भावना को अधिक प्रबल और बहुत अधिक प्रभावी बनाने का सबसे प्रभावी उपकरण है। बारकर कहते हैं कि साम्यवाद आत्मा के सुधार के लिए भौतिक और आर्थिक उपाय है। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचनाएं होने के बावजूद भी उसका बहुत महत्व है। और ये हुआ हमारा प्लेटो के साम्यवाद पर आज का लेक्चर कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।